नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। अब से कुछ हफ्तों में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 16 मई को शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला इम्तिहान होगा और साथ के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी साख का ये सवाल है। इस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री हुड्डा साहब सीधी बात कार्यक्रम में मौजूद हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। हाल ही में बड़ा फसाद हुआ, विवाद रहा, कैथल में रैली हुई और मुख्यमंत्री के खिलाफ वोटिंग हुई। बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि यह संकेत देता है कि कैसे कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन रहा है हरियाणा। ऐसा है, रैली नहीं थी कैथल में। कैथल में एक सरकारी कार्यक्रम था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है उनका एक सड़क का प्रधानमंत्री जी फाउंडेशन स्टोन रखने गए थे। वो जो सड़क उसकी पहले एक्वायर हो चुकी जमीन हरियाणा सरकार पहले कर चुकी है, सारा हो चुका था, अब फाउंडेशन स्टोन रखने गए थे। तो सरकारी कार्यक्रम में आमतौर पे यही होता है, प्रधानमंत्री जान जाते हैं, मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, एक शिष्टाचार है। तो मेरे को भी उन्होंने इनवाइट किया था, उनके निमंत्रण पे गया था। लेकिन जो वहाँ पर जिस प्रकार से प्री प्लान तरीके से, आपको कैसे मालूम प्री प्लान है? मैं सामने देख रहा था, जब कुछ आदमी इशारा कर रहे हैं, प्री प्लान तरीके से जो वहाँ जब मैं बोलने लगा तो जिस प्रकार से उन्होंने हाव हवल्ला किया, ऐसी बात नहीं है कि मेरे को पता नहीं था। ये मेरे को पहले 2 दिन पहले इंटेलिजेंस खबर भी ले जाते अपने 10-15 हज़ार लोग। इंटेलिजेंस खबर नहीं होता नहीं ना इसमें, सरकारी फंक्शन में इंटेलिजेंस मेरे पास खबर थी कि भाई कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे को ये विश्वास था कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई पार्टी की मीटिंग नहीं थी, ये तो सरकारी कार्यक्रम था। और इसी वास्ते मैं एक प्रजातंत्र में यकीन रखता हूँ और हर पद की गरिमाएं होती हैं। जो गरिमा का उल्लंघन हुआ, प्रधानमंत्री की भी एक गरिमा है, पद की गरिमा है, उसका सम्मान करते हुए वहाँ मैंने अपनी बात कही। और वहाँ कोई ऐसी बात नहीं तो मैं भी बाहर उसी समय आ सकता था। लेकिन फौरन बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यही कहा था कि इनका यही रवैया रहा तो हम आगे किसी फंक्शन में नहीं जाएंगे। तो ये स्थिति है। तो फिर आपको मोदी जी ने चाय पीने बुलाया, चाय पे क्या चर्चा हुई? ये तो 2 व्यक्तियों के बीच में बातें हैं। नहीं, माफी मांगी उन्होंने? माफी की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो 2 व्यक्तियों के बीच में बात है। प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने चाय पे बुलाया, अफसोस जताया, अच्छे वातावरण में बात हुई और चाय पी के आ गए हम। अफसोस जताया उन्होंने कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, ये कहा उन्होंने? नहीं, कुदरती बात है वो, तो उन्होंने कही इस बात की बात। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंदी ने अफसोस जताया, कहा कि कैथल में जो हुआ, आपने कहा कुदरती बात है। आप किस भाषा में वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा भी ठीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये? हाँ, उन्होंने कहा ठीक नहीं था ये, करो जो भी है। इस वाक्य को आप बुनाने की कोशिश कर रहे हैं सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। हमने देखी पानीपत की आपकी रैली, वहां पे आप कह रहे हैं कि वोट से चोट मारेंगे आप, इसका फायदा उठाने की कोशिश। मैं फायदा उठाने की नहीं बात कर रहा। लोगों में इस बात का बड़ा रोष था और बड़ा जोश था, क्योंकि मैं वहाँ कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं गया था। वहाँ सरकारी कार्यक्रम में एक प्रदेश का मुख्यमंत्री 2.5 करोड़ लोगों के नुमाइंदा में वहाँ गया था, एक गरिमा है। तो वहाँ मेरे पास बहुत सारे लोग थे, उन बड़ा भारी जोश था, बहुत लोग मिले। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करेंगे तो हम गांव में नहीं घुसने देंगे इनको, चौपाल में आएंगे तो ये करेंगे। तो मैंने अपने भाषण में कहा था, भाई देखो, हमारी संस्कृति नहीं है, कोई भी आए, कोई भी अतिथि आए, उसका मान सम्मान करो, उनकी बात सुनो, फैसला अपने आप करो। लेकिन ये जो इन्होंने जो प्री प्लान तरीके से अपमान जो हुआ है, इसका बदला लेने का तरीका ये नहीं है कि भाई किसी को आप अपमानित करो, लेकिन इसका बदला तो अब विधानसभा में चुनाव होंगे, वोट की चोट से। तो कुछ लोग कहेंगे कि ये दिखाता है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश के बाकी नेताओं से इस वक्त बहुत ज्यादा है। वो झारखंड जाते हैं, सेम चीज होती है, महाराष्ट्र जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ नारे लगते हैं, तो दिखाता है कि जनता सिर्फ मोदी को सुनना चाहती है। 24 तारीख को पानीपत में जो रैली थी, उस कैथल के कार्यक्रम से कम 8 गुना ज्यादा लोग थे। नहीं, पर आपने कहा कैथल तो रैली थी ही नहीं। रैली नहीं थी, मैं लोग कह रहा हूँ। हाँ। लोग कम से कम 8 गुना ज्यादा थे जो पानीपत की रैली थी। वो उन्होंने कैसे सुन लिया? 11 बजे से आके बैठे, 4 बजे में आखिर मैंने भाषण किया, वो कैसे सुन लिया? ये एक जो है सोची समझी, उसमें प्री प्लान तरीके से हुआ था। नहीं, आप इसको सोची समझी साजिश बता रहे हैं, लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखते हैं तो 52 से 53 सीटें आई थी बीजेपी की,
हाँ? आप अपने केवल लड़के को जिता पाए और तो कोई जीता नहीं। नहीं, मेरे लड़का चलो खुद अपने दम पे जीत गया, लेकिन आपने रोहतक से जीत गया, लेकिन उसके अलावा तो मतलब पूरा का कांग्रेस का सुपड़ा था। रोहतक से जीता। जब भी मैं जीता था, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, 3 बार देवीलाल जी को मैंने हराया वहां रोहतक से ही, ठीक है। जब सारा कांग्रेस हार गई थी 96 में, पूरे हरियाणा में 2 ही सीट थी, जब भी रोहतक में जीता था। और तो घर बचा रहे हैं, लेकिन बाकी तो राज्य में घर नहीं, मेरा सारा हरियाणा घर है। पर बाकी कहीं जीते नहीं फिर आप? जीते नहीं, पहले जीते भी 9 सीट भी आई हैं। तो इस बार क्या हुआ? इस बार ये हुआ कि कोई जो वोटिंग है, कोई अकेले हरियाणा में नहीं, पूरे उत्तर भारत में कोई जो अक्सरियत आई है भारतीय जनता पार्टी की, वो कोई उसकी पार्टी की नीतियों के आधार पर लोगों ने वोट नहीं दी, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के हित में लोगों ने वोट दी, क्योंकि एक माहौल बनाया गया। अब मेरी बात लेट मी फिनिश इट। अब तो एक माहौल बनाया गया और एक ऐसा दर्शाया गया कि एक व्यक्ति विशेष अगर सत्ता में आते हैं तो उनके हाथ में जादू की छड़ी है, वो सब समस्याओं का बैठते ही समाधान कर देंगे। और मुख्य मुद्दा जो रहा लोकसभा के चुनाव में, महंगाई एक मुद्दा था। और ये एक लोगों के दिमाग में उतारी गई बात कि महंगाई पे काबू पाया जाएगा, डीजल सस्ता हो जाएगा, 40 रुपए लीटर डीजल हो जाएगा, 20 रुपए लीटर आपका दूध हो जाएगा, प्याज सस्ता हो जाएगा, आलू सस्ता हो जाएगा। ये इस किस्म का वो था, लेकिन हुआ क्या? 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। ये बात ठीक है, 3 महीने कोई बहुत लंबा पीरियड नहीं होता किसी भी सरकार। आप भी मानते हैं ना? लेकिन पूत के पांव जो है पालने में पहचाने जाते हैं। जो 3 महीने में जो इन्होंने जो फैसले लिए हैं, जब बैठते ही डीजल बढ़ा दिया, फिर आपका रेल का भाड़ा बढ़ा दिया, रेल का भाड़ा बढ़ गई सर, जीडीपी 2 साल के टॉप पे लेवल पे आ गई। रेल 5.7, आपके वक्त पे 4.7, 8-9 पॉइंट तक भी गई हमारे वक्त पे, तो छोड़ दो। हरियाणा की जो सदा मतलब नेशनल एवरेज से भी गई, 8 पॉइंट से भी सदा ज्यादा रही है। हरियाणा की बात करो, वो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन मैं बता रहा हूँ रेल का भाड़ा बढ़ा दिया। रेल का भाड़ा बढ़ाने का मतलब 14% बढ़ा दिया। कोयला महंगा होगा, कोयला महंगा, बिजली सस्ती होगी। आज ही आप किसान से बात करो, जो पेस्टिसाइड्स है वो दुगनी कीमत के हो चुके हैं। आगे जो ये मार पड़ने वाली है, ये जो है सबसे ज्यादा किसान और गरीब आदमी पे और मध्यवर्ती लोगों पे मार पड़ने वाली है। अब महंगाई की बात वो कहें, महंगाई के मुद्दे पर आए, मैं इस बात की अगर नीयत है उनकी महंगाई को रोकने के लिए, तो मैं एक बात कहता हूं, क्योंकि महंगाई पे उसका चुनाव हुआ। आज ये सरकार जो भाव, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बाहर हुई और भाजपा की सरकार बनी, ये सरकार वही भाव आलू का ला दे, वही प्याज का ला दे, वही टमाटर का ला दे, उसी भाव पे देने में देंगे। जब भी मैं इनका शुक्रगुजार होऊंगा, ताकि कम से कम मेरे को ये तो लगेगा महंगाई पे रोक लगाने की इनकी सर आंकड़े तो देखिए, बीजेपी को मिले 34% वोट, आपकी पार्टी से ज्यादा तो आईएनएलडी को मिल गया 24, आपको मिले 23। नंबर 3 की पार्टी हो गई है कांग्रेस इस वक्त हरियाणा में। नहीं, नंबर 3 की पार्टी नहीं है। 23% ही आपको मालूम होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव होता है और विधानसभा का दूसरा होता है। 99 में 10 की 10 सीट हारी थी कांग्रेस पार्टी, मैं भी हारा था 99 में रोहतक से। मेरा परिवार 10 इलेक्शन लड़ चुका लोकसभा के, सिर्फ एक ही चुनाव हारे हम, मेरे पिताजी, मैं और दीपेंद्र। तो वो 99 में हारे, लेकिन 4 महीने के बाद वहां विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें 22 सीट आई और मैं भी भारी बहुमत से विधानसभा में जीत गया। जिस विधानसभा क्षेत्र में महाराज प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अभी आपने देखा उत्तराखंड में जिन सीटों पे भारी उससे जीती थी बीजेपी असेंबली सेगमेंट में, जो वहां के मुख्यमंत्री जो है, पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा में गए, वहां अब क्या हुआ? 3 के 3 यहाँ पर अमित शाह और बीजेपी को ये लग रहा है 3 के 3 कांग्रेस पार्टी जीती है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपके प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। 99 के नतीजे आप देखो, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और अमित शाह को ये लग रहा है कि अरे आप बिहार के बाई इलेक्शन हुए, उसके बाद वो जिता देंगे मोदी की लहर पे सवार। उसके बाद बिहार में बाई इलेक्शन हुए। अब तक ये सरकार के आने के बाद 21 बाई इलेक्शन हुए हैं। 21 में से 13 कांग्रेस और या उसके सहयोगी पार्टी है वो जीते हैं। तो आपके सामने है, लोग इस बात को समझते हैं। जो आशा थी, जिस आशा से ये सरकार लेके आए, जो जिस उमंग से, जिस आशा से इन्होंने लोगों ने सरकार बनाई, वो दिन ब दिन निराशा में बदलती जा रही है। और यही कारण है कि आज मैं कह सकता हूँ मैं एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ हूँ। लोकसभा के चुनाव के बाद कोई 65 के करीब मैं जो है पब्लिक मीटिंग कर चुका। और राजनीति में मेरे संस्कारों में 3 ही बात मैंने सीखी हैं कि आपका लोगों की दिलों की भावनाओं के अनुसार काम करो, उनकी पढ़ो भावना उनकी क्या चाहते हैं।
लोगों के चेहरे पहचानो और नजरों से नजर मिलाओ और उसके हिसाब से फैसला लो। और यही तजर्बा है, मैं सारे हरियाणा में घुमा हूं, मैं अपने तजर्बे के हिसाब से जो सहयोग, जो समर्थन आज कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है हरियाणा में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप इतना तो मानेंगे कि लोगों में मोदी को लेकर एक आकर्षण है, उनको लगता है कि मोदी आ जाए तो उनका जादू की छड़ी है वो, और इसी आकर्षण का फायदा मोदी को और बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हुआ और इसी के आधार पर लोकसभा चुनाव में हुआ है, सहमत हूं। मैंने बताया ना, एक ऐसा दर्शाया गया कि किसी व्यक्ति के हाथ में जादू की छड़ी है। ताजा जो ओपिनियन पोल हुआ था वो दिखा रहा था कि अगर अभी चुनाव हुए तो 8 सीटें मिलेंगी बीजेपी और एचजेसी को। ये स्प्लिट से पहले का था। आपको लगता है कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के अलग होने से आपकी लॉटरी लग गई? लॉटरी का मतलब क्या? फायदा हो गया? मजबूत है, आपको पहले भी मजबूत है, इकट्ठे रहते जब भी, क्योंकि गठबंधन का कोई नीतियों का तो आधार है नहीं, स्वार्थों के आधार पे है। और ये भारतीय जनता पार्टी का तो कई बार गठबंधन हो लिए। 2009 में भारतीय जनता पार्टी और इनेलो का गठबंधन था, 9 सीट आई हमारी। अब देखना, अब विधानसभा का नतीजा देखना। तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक के बाद एक पार्टी का वरिष्ठ नेता कांग्रेस से छलांग लगाते हुए बीजेपी की गोद में जा रहा है? हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ हैं। सर, आपने पहले सेगमेंट में बताया कि किस तरीके से आपको पूरा विश्वास है कि आपकी पार्टी फिर से जीतेगी, लेकिन हाल ही की कुछ गतिविधियां देखते हैं। राव इंद्रजीत सिंह आपकी पार्टी के सांसद थे, छोड़ के गए, साथ के साथ धर्मवीर जी छोड़ के गए, रमेश कौशिक जी छोड़ के गए, छतरपाल, हर्ष कुमार, लंबी फहरिस्त है आपके पार्टी के नेताओं की जो छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ऐसा है, राव इंद्रजीत तो पहले छोड़ गए थे, बाकी जिन नेताओं का आपने अभी नाम लिया है वो तो कई बार छोड़ चुके, कई बार आ चुके, कई बार पार्टी छोड़ चुके, पार्टी से बाहर आ चुके, कई बार आ चुके। ये वो लोग हैं जो या तो खुद चुनाव हारे हुए हैं या जिनको टिकट मिलने की उम्मीद नहीं। तो जो खुद चुनाव हार गए वो दूसरी पार्टी में जाकर क्या जिताएंगे, या जिनको ये लगा कि टिकट नहीं है। कांग्रेस पार्टी में भी देखो, कोई भी पार्टी हो उसमें भी दो किस्म के लोग हैं। आज कांग्रेस पार्टी में भी 2 किस्म के आदमी हैं। कुछों के तो अंदर कांग्रेस है, कुछ कांग्रेस के अंदर है। जो कांग्रेस के अंदर स्वार्थ की वजह से हैं वो अपने स्वार्थ की वजह से बाहर जाएंगे, और कोई नहीं, फ्रस्ट्रेशन की वजह से जा रहे हैं। वो आरटीआई जो हरियाणा सरकार का आरटीआई है वो कहता है कि 5135 अनाउंसमेंट्स में से जो 3 डिस्ट्रिक्ट थे, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, उनको ज्यादा मिला। 3000 जो कंप्लीटेड स्कीम्स थी उनमें से 1560 इन 3 डिस्ट्रिक्ट के थे। बाकी राज्यों में 1796 ऐसा है स्कीम्स हुई। ये हरियाणा सरकार ऐसा है। आपको पता नहीं अनाउंसमेंट के क्या होता है। अनाउंसमेंट का ये होता है, अगर मैं एक मेडिकल कॉलेज बनाने की करूं, वो भी एक अनाउंसमेंट होती है। मेरी बात सुनिए, आप पहले ज्ञान करिए। मैं अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता हूं, वहां एक गली बनाने की कहता हूं, वो भी अनाउंसमेंट होती है। मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक गली बना, एक टीचर की ट्रांसफर, मान लो गांव वालों की रिक्वेस्ट होती है कि हमारे टीचर कम है, एक इसका किया जाए, तो मैं कह दूं ये टीचर यहाँ किया जाए, वो भी अनाउंसमेंट होती है। ये अनाउंसमेंट, लेकिन जहां तक पैसे का हिसाब है, विकास का हिसाब है, अगर रोहतक में एक आईएमटी बनी है, आईएमटी रोहतक में बनी है एक, जो आप बात कह रहे हो, तो एक आईएमटी फरीदाबाद में भी बनाई है, एक आईएमटी मेवात में भी बनाई है, एक आईएमटी खरगोदा में बनाई है, एक आईएमटी वहां पे भी। आपकी पार्टी के नेता क्यों ये आरोप लगा रहे हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला में बन रहा है। वो कौन, क्या 100-200 करोड़ रुपए, 100 करोड़ की जमीन, 100 करोड़ रुपया नगद पूरे देश में नहीं कोई दे रहा, हरियाणा सरकार दे रही है वहां बनाने के लिए। फिर आप वहां से कुरुक्षेत्र आ जाओ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो अहमदाबाद में, दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कुरुक्षेत्र में बन रहा है। यमुनानगर में पावर प्लांट बनाया है। सिरसा में जो ओम प्रकाश चौटाला ने 4 कमरे बना के यूनिवर्सिटी का नाम रख गए थे अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम से, उसको सैकड़ों करोड़ रुपए लगा के यूजीसी ने रिकॉग्नाइज किया। तो कोई अछूता नहीं है, कोई प्रदेश का कोई अछूता नहीं। हरियाणा की सबसे पहली मेट्रो बनी है तो गुड़गांव में शुरू की है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज लगाए हैं हरियाणा सरकार ने। कोई मतलब मेट्रो से कोई उसमें प्रॉफिट में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। वहाँ फरीदाबाद में बल्लभगढ़ तक मेट्रो जा रही है। मैं तो जब ये प्रधानमंत्री जी, जो आज प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये जब उत्तर प्रदेश का वो कर रहे थे लोकसभा के चुनाव में, तो मैंने खुद इनका भाषण देखा है। उत्तर प्रदेश में भाषण दे रहे थे ये, और मैं इनकी बात से सहमत हूँ। ये कह रहे थे किसी प्रदेश का विकास देखना है तो उसका सबसे बड़ा पैमाना, प्रमुख पैमाना होता है प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक आय क्या है किसी एक व्यक्ति की।
तो उत्तर प्रदेश वालों कह रहे थे, देखो तुम्हारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है, यहाँ 33,000 रुपये है कुल प्रति व्यक्ति वार्षिक आय। और क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने कहा मेरे गुजरात में 75,000 रुपये है। तो आपके नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ, मेरे हरियाणा में आज 1,35,000 है, पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक में सबसे आगे हरियाणा है। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा सब मतलब प्रमुख प्रदेशों में से है। इंटरव्यू खत्म करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कांग्रेस के भविष्य के बारे में। 44 सीटों पे आपकी पार्टी आके सिमट गई है। बीजेपी तेजी से ऐसे राज्यों में बढ़ती नजर आ रही है जहां पर पहले पार्टी का वजूद नहीं था। पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, और इन इलाकों से कांग्रेस लगातार सिमटती चली जा रही है। आपको चिंता है कि आगे चलकर कांग्रेस का क्या होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि कंट्री सबसे ऊपर है और कंट्री में राष्ट्रीय दल आए तो कांग्रेस की जो नीति है वो राष्ट्रीय दल है। आज हो सकता है टेम्परेरी कोई वो लगा हो, बैक लगा हो, टेम्परेरी झटका लगा हो, क्योंकि रीजनलिज्म की भावना कुछ लोगों ने स्वार्थ में वो बढ़ाई है। लेकिन अल्टीमेटली देश को एक रखने के लिए आह्वान है, आम आदमी की आवाज है, कांग्रेस ही मजबूत होकर निकलेगी। राहुल गांधी के लीडरशिप के तहत कांग्रेस मजबूत कांग्रेस पार्टी का मजबूत नेतृत्व है। सोनिया जी के या इनके नेतृत्व में ही तो मतलब 10 साल कांग्रेस सरकार सोनिया जी तो इंचार्ज है ना, अब तो राहुल गांधी ज्यादा देख रहे हैं। हमारी अध्यक्ष सोनिया जी हैं, ये उपाध्यक्ष हैं, दोनों की अपनी वो है और लोगों को पूरा विश्वास है इनके नेतृत्व में। एक चुनाव में कम होने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये तो कई दफा होता है। इससे पहले क्या था भाई, भारतीय जनता पार्टी में 2-2 सीट भी आई हैं। हमारी 44 तो मैं तो वो भी देखा जब मैं बीजेपी की कुल 2 लोकसभा में सीट थी। तो ऐसी बात नहीं है, लोगों की आस्था कांग्रेस में बढ़ेगी। और जिस प्रकार से अब देख लिया इन्होंने, जो आशा जो बनी थी, जो बंधी थी, जो आपके आकांक्षाएं थी से जिस प्रकार से एकदम लोगों को हुआ था, वो निराशा में बदल रहा है। और जितनी तेजी से ये इस सरकार का बदलते हुए देखा मैंने और किसी सरकार का देखा भी नहीं। चलिए, आशा किसके प्रति है, आप देख सकते हैं निराशा किसके प्रति है, ये फैसला हम देश के वोटर पर छोड़ते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपने सीधी बात के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।